हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का फिजिक्स जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत है, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, उनको आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो एसआई क्या होता है। इसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा कूलॉम। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम। अब यहाँ पर आए वोल्ट, एम्पियर, वाट, तो ये सब भी किसी का मात्रक होगा। तो ये जो वोल्ट है वो आपका विभवांतर का मात्रक हो गया, एम्पियर जो है वो धारा का मात्रक हो गया, और वाट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक हो गया। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, उनको तैयारी करते जाएंगे। फिर दिया सेकंड में, निम्नलिखित में से कौन विद्युतः उदासीन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या परमाणु। तो कौन विद्युतः उदासीन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। परमाणु क्या होता है? विद्युतः उदासीन होता है। अब यहाँ दिया है थर्ड में, दो समान विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति, यानी कि दो समान विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो किस प्रकार का होता है? आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा कि दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं। जब भी दो समान विद्युत आवेश दिया रहेगा, यानी कहने का मतलब अगर प्लस है, अब प्लस है तो दोनों क्या हो गया? सजातीय हो गया, यानी कि एक ही जाति का हो गया। तो एक ही जाति के बीच जो आवेश काम करेगा वो क्या हो जाएगा? तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण, यानी कि भाग जाएगा। प्रतिकर्षण मतलब होता है एक दूसरे की से विरोध करना। ठीक है, तो दो समान विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण है, यानी कि जो प्लस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा, एक दूसरे से हट जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, दो असमान विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति। यहाँ पर दिया गया दो असमान, यहाँ पर दिया था दो समान। दो समान मतलब या तो प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस ही होगा। ये तो हो गया क्या? ये आपका समान हो गया, चाहे प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। यहाँ पर दिया है दो असमान, यानी कि या तो प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो। तो इन दोनों विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या हो जाएगा? एट्रैक्टिव होगा, यानी कि आकर्षित होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आकर्षण। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि दो असमान विद्युत आवेश, यानी कि एक पॉजिटिव में या एक निगेटिव या निगेटिव या पॉजिटिव, ये क्या हो गया? असमान हो गया। तो दो असमान विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या हो जाएगा? आकर्षण होगा, यानी कि आकर्षित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो हम इस बात को समझ गए, जो दो समान विद्युत आवेश जो रहेगा, यानी या प्लस प्लस या माइनस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। और दो असमान रहेगा, यानी अलग अलग विद्युत आवेश जो रहेगा उनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या हो जाएगा? एट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षित हो जाएगा। चाहे प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो, इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। और प्लस प्लस हो या माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। कहीं कहीं पर थॉमसन भी लिखा रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो थॉमसन ने की। कितने ईस्वी में? तो 1897 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1897 ईस्वी में। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज यहाँ पर रदरफोर्ड, चैडविक, माइकल फैराडे या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की फ्रेंड्स? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। कौन की? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज डाल्टन, गोल्डस्टीन, चैडविक या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने। तो फ्रेंड्स, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं। आप लोग कभी नहीं भूलेंगे इस ट्रिक को। इस ट्रिक को ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, ईंट पर नाचे। ईंट पर नाचे। ठीक है, ईंट पर नाचे का मतलब इलेक्ट्रॉन। ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। ट से क्या हो गया? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? थॉमसन ने। पर यहाँ पर दे दिया है, तो पर मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? तो र दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ दिया है नाचे, नाचे लगा दिए हैं, इसका मतलब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने की। इसी प्रकार जो है आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, ईंट पर नाचे, यानी ईंट जब भी बोलेंगे तो समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने।
प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻18 कूलम, 1.6 × 10⁻18 कूलम। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? तो माइनस में होगा ना, तो कितना हो जाएगा? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जानकारी किस यंत्र से प्राप्त किया जाता है? इलेक्ट्रिक मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या इलेक्ट्रोस्कोप। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जानकारी किस यंत्र से की जाती है? तो होगी आपका इलेक्ट्रोस्कोप से। किससे? इलेक्ट्रोस्कोप से। विद्युत धारा के असहाय मात्रक, विद्युत धारा के असहाय मात्रक आपका हो जाएगा कूलम, वोल्ट, एम्पियर या वाट। आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। यहाँ पर हो गया वोल्ट, तो वोल्ट किसका मात्रक है? तो हो जाएगा विभवांतर का मात्रक। कूलम तो आवेश का मात्रक है। वाट तो शक्ति का मात्रक है। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, विद्युत धारा का 1 मिली एम्पियर निम्न में से कौन है? विद्युत धारा का 1 मिली एम्पियर निम्न में से कौन है? -1 एम्पियर, -2 एम्पियर, -3 एम्पियर या -6 एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर का अगर क्वेश्चन आए तो आपको राइट, आपको इसमें आंसर हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। विद्युत धारा का 1 माइक्रो एम्पियर धारा है, विद्युत धारा का 1 माइक्रो एम्पियर धारा है 10⁻³ एम्पियर, 10⁻6 एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर या 10⁻6 एम्पियर। तो मैक्रो होता है 10⁻6, मैक्रो होता है, मैक्रो का मान 10⁻6। आपका आंसर हो जाएगा 10⁻6 एम्पियर। 13 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स है, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या इलेक्ट्रिक मीटर। तो विद्युत धारा को जो है एमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? एमीटर से। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो एम्पियर वाली विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? जो माइक्रो एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर वाली विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वही हो जाएगा एमीटर आंसर। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग करके विद्युत धारा का पता लगाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है, विद्युत परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है। तो हम लोग फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हम लोगों के जो घरों का वायरिंग होता है वह समांतर क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में कभी नहीं लगाया जाता है। घरों का जो वायरिंग होता है वह किस में होता है? समांतर क्रम, यानी कि पैरेलल सीरीज में। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में एमीटर को जो लगाएंगे वो किस में लगाएंगे? श्रेणी क्रम में लगाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। और घरों में जो वायरिंग होता है वो किस में? घरों में वायरिंग जो करते हैं हम लोग बिजली का वायरिंग, वो किस में होता है? समांतर क्रम में होता है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में, जो घरों में जो है वायरिंग किस क्रम में लगाया जाता है? तो आपको राइट आंसर होगा समांतर क्रम में। कांच की छड़ को रेशम द्वारा रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न आवेश है, यानी कि कांच का जो छड़ होता है उनको रेशम से क्या करेंगे? रगड़ेंगे। तो रेशम से रगड़ने पर जो है रेशम में क्या हो जाएगा? कांच की छड़ को, कांच का मान लीजिए एक छड़ है, उसको जो है रेशम द्वारा क्या करेंगे? रगड़ेंगे। तो रेशम में कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? रेशम में कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? तो आप इसमें रेशम में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ऋण आवेश। रेशम द्वारा कांच की छड़ को रगड़ने पर, रेशम द्वारा कांच की छड़ को रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न, अब इसमें बोला है कांच की छड़ में
कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा धन आवेश। कांच की छड़ को अगर रेशम द्वारा, पहले कांच की छड़ को हम रेशम द्वारा रगड़ेंगे तो रेशम में ऋण आवेश होगा, और रेशम द्वारा कांच की छड़ को रगड़ने पर कांच की छड़ में जो हो जाएगा धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबोनाइट छड़ का ऊन द्वारा रगड़ने पर ऊन में उत्पन्न आवेश है। एबोनाइट छड़ का ऊन द्वारा, यानी कि एबोनाइट छड़ को जो है ऊन द्वारा क्या करेंगे, उस पर रगड़ेंगे तो ऊन में कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश, ऋण आवेश, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो एबोनाइट छड़ का ऊन द्वारा रगड़ने पर ऊन में जो होता है धन आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबोनाइट छड़ को ऊन द्वारा रगड़ने पर एबोनाइट छड़ पर उत्पन्न आवेश है, यानी कि इससे पिछले वाले वीडियो में प्रश्न में दिया था ऊन में, इसमें बोला है एबोनाइट छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो इसमें जो हो जाएगा ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। एबोनाइट छड़ को ऊन द्वारा रगड़ने पर एबोनाइट में, ये एबोनाइट हो गया, ठीक है, ये ऊन हो गया। तो एबोनाइट छड़ पर किसके द्वारा रगड़ेंगे? ऊन द्वारा रगड़ेंगे। ऊन द्वारा क्या करेंगे? रगड़ेंगे। ठीक है। तो ऊन द्वारा रगड़ने पर जो होता है तो एबोनाइट छड़ पर क्या उत्पन्न होगा? ये इस पर जो है ऊन पर क्या हो जाएगा आपका धन आवेश, क्योंकि यह त्याग रहा है और ये एबोनाइट जो है ग्रहण कर रहा है, इस पर क्या हो जाएगा? ऋण आवेश, ऋण। ठीक है। क्योंकि जो त्यागता है तो हो गया क्या, इसमें से ऊन द्वारा रगड़ रहे हैं ना, तो ऊन द्वारा जब भी रगड़ेंगे तो ऊन पर क्या हो जाएगा? धन आवेश, और ग्रहण तो ये कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। जिस ठोस चालक में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों प्रभावित हो, जिस ठोस चालक में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों प्रभावित हो उसे क्या कहते हैं? सुचालक, अचालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं, उसे हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। अर्धचालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। तो जिस ठोस चालक में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों प्रभावित हो तो वे चालक क्या होता है? अर्धचालक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह पदार्थ क्या कहलाता है? सुचालक, अचालक, अर्धचालक, इनमें से सभी। तो जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वह पदार्थ जो होता है क्या कहलाता है? तो वह पदार्थ सुचालक कहलाता है। तो सुचालक का परिभाषा क्या होता है? जिसमें से धारा आसानी से प्रभावित हो सके। ठीक है, वो क्या हो गया? चालक हो गया या सुचालक कह सकते हैं। तो इस नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा कैसे मानी जाएगी? धन से ऋण की तरफ, धन से ऋण की तरफ, यानी पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। इकाई समय में विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? इकाई आवेश में विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत विभव, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं। तो इकाई समय में विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा परीक्षा में पूछता रहता है। इकाई समय में विद्युत आवेश के प्रवाह को कहा जाता है विद्युत धारा। सूखा सेल, सूखा सेल विद्युत धारा का कैसा स्रोत है? सूखा सेल मतलब जानते ही हैं, शुष्क सेल। तो सूखा सेल को शुष्क सेल भी कहा जाता है। तो प्रश्न में आपको कभी कभी सूखा सेल रहेगा, कभी कभी शुष्क सेल रहेगा, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। तो सूखा सेल विद्युत धारा का कैसा स्रोत है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा का स्रोत। दिष्ट मतलब जानते हैं डायरेक्ट, प्रत्यावर्ती मतलब प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी अल्टरनेटिव करंट, यह हो गया डायरेक्ट करंट। ठीक है, डीसी। तो सूखा सेल विद्युत धारा का कैसा स्रोत है? तो दिष्ट धारा स्रोत, कहीं कहीं पर डीसी धारा का स्रोत, ऐसे भी लिखा रहेगा। दोनों सही है, दोनों का एक ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूखा सेल के टर्मिनलों के बीच का विभवांतर होता है। एक सूखा सेल यानी कि एक शुष्क सेल के
टर्मिनलों के बीच का विभवांतर होता है 1.2 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 1.4 वोल्ट या 1.5 वोल्ट। एक सूखा सेल यानी कि एक शुष्क सेल के टर्मिनलों के बीच का विभवांतर होता है 1.5 वोल्ट यानी कि 1.5 वोल्ट। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है कि वोल्ट प्रति मीटर होगा कि वोल्ट मीटर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जूल प्रति C², जूल इंटू सी, जूल बाय सी या V बाय सी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1C होता है 1J बटा 1C होता है 1 वोल्ट बराबर। 29 नंबर क्वेश्चन है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? 2 जूल, 4 जूल, 5 जूल या 6 जूल। तो 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को 6 जूल ऊर्जा ही दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल में ऋण टर्मिनल किस धातु का बना होता है? यानी जो शुष्क सेल जो बना होता है वो धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल से। तो ऋण टर्मिनल किस धातु का बना होता है? कॉपर का, जस्ता का, कार्बन का या सोडियम का? तो ऋण टर्मिनल जो होता है, ऋण यानी कि ऋणावेशित टर्मिनल जो होता है वो जस्ता का बना होता है, ठीक है। और धन टर्मिनल जब चर्चा है तो शुष्क सेल में धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव भाग जो है किस धातु का बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, ठीक है। ये बहुत ही दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो शुष्क सेल में ऋण टर्मिनल किस धातु का बना होता है? तो ऋण का चर्चा आए तो जस्ता दे दीजिएगा, और धन टर्मिनल आ जाए तो क्या देना है? कार्बन। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा दी जाती है? विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? हम बताए थे वोल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो है किस यंत्र द्वारा की जाती है माप? किस विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज को विद्युत परिपथ में युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है? यानी कि फ्यूज को जो है विद्युत परिपथ में किसी यंत्र के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम या मिश्रित क्रम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज को हमेशा जो है फ्यूज को हमेशा फ्रेंड्स श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो फ्यूज किस चीज़ का बना होता है? तो लेड और टिन का बना होता है। लेड और टिन यानी कि सीसा और टिन का बना होता है। फ्यूज किस चीज़ का, परीक्षा में पूछते फ्यूज किस चीज़ का बना होता है? तो बोलिएगा लेड और प्लस टिन का बना होता है, ठीक है। यानी सीसा और टिन का फ्यूज बनाया जाता है। तो उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ओम के नियम भी आए ग्राफ की प्रकृति होती है। ओम के नियम में जो है ग्राफ जो होती है वो सरल रेखा के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सरल रेखा के रूप में। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद।